क्या आप वीडियो में इस युक्ति को देख सकते हैं? तो आपके विचार में यह क्या है? यह मोटर है। क्या आप जानते हैं कि हम अपने दैनिक जीवन में मोटर का प्रयोग करते हैं? मोटर एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। लेकिन आपको पता है कि इसके नाम डीसी कैसे आया? आइए इस वीडियो में इसका उत्तर ज्ञात करते हैं और डीसी मोटरों के बारे में और अधिक जानते हैं। क्या आप जानते हैं कि टीजीवीज विश्व की तीव्रतम ट्रेनों में से एक की तेज तरार चाल के पीछे का रहस्य विद्युत मोटरों का उपयोग है? केवल परिवहन क्षेत्र में ही नहीं बल्कि विद्युत मोटरों का अनुप्रयोग विविध रूपों में देखा जा सकता है, जैसे घरेलू उपकरणों, वाणिज्यिक परिसरों, वस्तुओं को उठाने और स्थानांतरित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरणों और यहाँ तक कि खिलौनों में भी। दिष्ट धारा द्वारा संचालित मोटरों को डीसी मोटरों के रूप में जाना जाता है। रचना: एक साधारण डीसी मोटर में एक आयताकार लूप PQRS होता है जो एक विद्युत रोधी तांबे के तार से बना होता है। इस लूप को दो चुंबकों के बीच इस प्रकार रखा जाता है कि लूप का तल चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के समांतर है। लूप के सिरे दो अर्ध भागों X और Y जो विभक्त वलय दिक् परिवर्तक के हैं उससे जुड़े होते हैं। विभक्त वलय के ये अर्ध भाग एक दूसरे के विद्युत रोधी हैं और एक धुरी पर लगाए जाते हैं जिसमें घूर्णन होना होता है। बाह्य रूप से दो चालक स्थिर ब्रुशों B1 तथा B2 क्रमश X और Y को दबाते रहते हैं। ये ब्रुश दिष्ट धारा स्रोत से जुड़े होते हैं। आइए अब समझते हैं कि यह संयोजन कैसे कार्य करती है। कार्यविधि: माना बैटरी से विद्युत धारा ब्रुश B1 के माध्यम से प्रवेश करती है जो लूप PQRS के माध्यम से प्रवाहित होती है और ब्रुश B2 से बाहर निकलती है। यहाँ भुजाएं QR और SP किसी भी बल का अनुभव नहीं करते क्योंकि वे चुंबकीय क्षेत्र के या तो समांतर होते हैं या प्रति समांतर होते हैं, लेकिन भुजाएं PQ और RS जो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हैं, प्रत्येक में बल का अनुभव होता है। इस बल की दिशा निर्धारित की जा सकती है फ्लेमिंग के वामहस्त नियम का उपयोग करके। इस नियम के अनुसार यदि पहली अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इंगित करती है और दूसरी अंगुली चालक में विद्युत धारा की दिशा को इंगित करती है, तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को इंगित करेगा। इस नियम को भुजा RS पर लागू करके हमें ज्ञात होता है कि इस पर लगने वाला बल इसे ऊपर की ओर धकेलता है। अब हम भुजा PQ पर चलते हैं और इस पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात करते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि पहली अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इंगित कर रही है, लेकिन दूसरी अंगुली विद्युत धारा की दिशा को इंगित नहीं कर रही है। तो हम बाएं हाथ को इस प्रकार घुमाते हैं कि दूसरी अंगुली विद्युत धारा की दिशा को इंगित करे। ध्यान दें कि इस स्थिति में अंगूठा नीचे की ओर इंगित कर रहा है। यह पुष्टि करता है कि भुजा PQ पर लगने वाला बल उसे नीचे की ओर धकेलता है। इन दोनों बलों की क्रिया के तहत जो भुजा PQ और RS पर कार्यरत है, विभिन्न क्रिया रेखाएं होने पर लूप वामावर्त घूमने लगता है। जैसे ही घूर्णन शुरू होता है, भुजा QR और SP अब चुंबकीय क्षेत्र के समांतर नहीं रहते हैं और इस प्रकार बल पर क्रिया करते हैं। लेकिन क्योंकि दोनों बल बराबर और विपरीत हैं तथा समान क्रिया रेखा हैं, तो ये सदैव एक दूसरे को निष्क्रिय करेंगे। एक बार लूप 90 डिग्री तक घूम जाता है तो ब्रुशों B1 और B2 का विभक्त वलय से संपर्क टूट जाता है और लूप में विद्युत धारा रुक जाती है। विद्युत धारा की अनुपस्थिति में भुजाएं PQ और RS किसी भी बल का अनुभव नहीं करती हैं। यह स्पष्ट करता है कि लूप अब घूर्णन नहीं कर रहा है। हालांकि जड़त्व आघूर्ण के कारण लूप और थोड़ी देर तक घूमता है ताकि संपर्क फिर से स्थापित हो सके। जैसे ही ये होता है, एक बार फिर से लूप में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है और लूप फिर से वामावर्त दिशा में घूमने लगता है। 180 डिग्री पर घूमने के बाद, जो कि आधा घूर्णन है, लूप की भुजाएं PQ और RS
अंतर बदल जाते हैं। अब विभक्त वलय Y ब्रुश B1 के संपर्क में है और X ब्रुश B2 के संपर्क में है, इसलिए PQ सिरे में विद्युत धारा की दिशा उत्क्रमित हो जाती है। ऐसा भुजा RS में भी होता है। विद्युत धारा के उत्क्रमित होने से उन पर लगने वाले बल की दिशा भी उत्क्रमित हो जाती है। इस प्रकार लूप की PQ भुजा, जो पहले नीचे की ओर बल का अनुभव कर रही थी, अब ऊपर की ओर बल का अनुभव करती है। इसी प्रकार भुजा RS नीचे की ओर बल का अनुभव करती है। परिणाम स्वरूप लूप वामावर्त घूर्णन जारी रखता है। एक बार फिर जब लूप 270 डिग्री घूमता है तो ब्रुश और विभक्त वलय संपर्क खो देते हैं, लेकिन जड़त्व आघूर्ण के कारण लूप थोड़ा और आगे तक घूमना जारी रखता है ताकि संपर्क एक बार फिर स्थापित हो जाए। जैसे ही ऐसा होता है, भुजा PQ और RS पर लगने वाले बल के कारण विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। साथ ही लूप तब तक घूर्णन जारी रखता है जब तक कि यह 360 डिग्री का घूर्णन पूरा नहीं कर लेता। इस पूरी प्रक्रिया को बड़ी संख्या में दोहराया जाता है ताकि लूप का निरंतर घूर्णन प्राप्त किया जा सके। मोटर की घूर्णन चाल कई कारकों पर निर्भर करती है। आपने ध्यान दिया कि किस प्रकार कुंडली के फेरों की संख्या बढ़ने के कारण घूर्णन चाल में भी वृद्धि हो रही थी। कुंडली के क्षेत्रफल को बढ़ाए जाने पर चाल भी बढ़ती है। यदि विद्युत धारा में वृद्धि होती है तो घूर्णन चाल भी बढ़ जाती है। आखिर में अगर हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ाते हैं तो घूर्णन चाल एक नई ऊंचाई पर पहुंच जाएगी। उच्च शक्ति प्राप्त करने के लिए एक प्रायोगिक डीसी मोटर में एक आर्मेचर कुंडली का उपयोग होता है, जिसमें नर्म लोहे के क्रोट पर कई कुंडलियां लगी होती हैं। यह आर्मेचर 2 या 2 से अधिक विद्युत चुंबकों के बीच स्थित होते हैं। इसकी कुंडलियों से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर आर्मेचर घूमने लगता है। घूर्णन आर्मेचर शाफ्ट को घुमाता है जिससे वह जुड़ा होता है। इस प्रकार स्रोत द्वारा आपूर्ति की गई विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। सारांश: डिस्क धारा द्वारा संचालित मोटरों को डीसी मोटर के रूप में जाना जाता है। लूप के माध्यम से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्रत्येक आधे चक्कर के बाद विद्युत धारा प्रवाह उत्क्रमित हो जाती है, जो कि लूप को समान दिशा में निरंतर घूर्णन में स्थापित कर देता है। मोटर की घूर्णन चाल कई कारकों पर निर्भर करती है, जैसे कुंडली के फेरों की संख्या, कुंडली का क्षेत्रफल, कुंडली में विद्युत धारा और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। हमें विश्वास है कि हम में से कई लोगों के घर में इंडक्शन स्टोव होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि इसका नाम इंडक्शन स्टोव क्यों है? इसका यह नाम इसके कार्य सिद्धांत के कारण है। उत्तर जानने का प्रयास करते रहें।